नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज तारीख हो गई है 4 अगस्त 2026 जब हम ईरान अमेरिका युद्ध की सबसे बड़ी अपडेट्स पर बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो खबरें आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें यह भी साफ हो रहा है कि क्या ईरान के विदेश मंत्री को हटाने की कोशिश हो रही है। इसे लेकर के आखिर ईरान में क्या चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो 4 सबसे बड़ी बातें सामने आ रही हैं आज की वो ये है कि बातचीत कहाँ तक पहुंची है दोनों देशों के बीच में। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि माहौल बन रहा है बातचीत का, और जब बातचीत का माहौल बन रहा है तो क्या वाकई बातचीत शुरू होगी अमेरिका ईरान के बीच में स्थायी युद्धबंदी को लेकर के या स्थायी शांति को लेकर के। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस बीच हूती क्या दावा कर रहे हैं। जो हूती विद्रोही हैं उनके दावे भी अलग अलग सामने आ रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके साथ यमन सरकार भी कुछ कह रही है, उस पर भी बात करेंगे। वहीं सबसे बड़ी अपडेट यह आ रही है कि अब इतना युद्ध होने के बाद में खबर ये आ रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो जहाज़ों की आवाजाही है उस पर ईरान का कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये सभी बातों को एक एक करके देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि सबसे पहले बात हम करने वाले हैं ईरान के विदेश मंत्री को हटाने को लेकर जितनी खबरें आ रही है। क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अरागची, उनको हटाने की तैयारी ईरान में हो रही है। और इसके पीछे की वजह क्या वो हम बताएंगे, लेकिन दावा क्या है? दावा यह है कि राष्ट्रपति जो है पज़ेश्कियान, उनकी ताकत कम हो गई है और अब सुप्रीम लीडर के कंट्रोल वाली जो इस्लामिक फोर्स है वो ईरान में ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रही है। कहा जा रहा है कि यही इस्लामिक फोर्सेज जो हैं जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती हैं, उनकी मजबूती, उनके पावरफुल होने की बातें सामने आ रही है। तो अब इससे यह साफ है कि अगली जो बातचीत है वो ईरान की सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से नहीं, बल्कि ईरान की इस्लामिक फोर्सेस के हवाले से होंगी। क्या इसे लेकर के चर्चाएं हैं उस पर भी बात करने वाले हैं। लेकिन चूंकि सबसे पहले ईरान के विदेश मंत्री से हम शुरुआत करते हैं क्योंकि कुछ सांसद विदेश मंत्री जो अब्बास अरागची हैं उसको पद से हटाने की तैयारी उनको कर रहे हैं, ऐसा सुर्खियों में आ रहा है। इस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स भी हो रही हैं। और ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जो है सीनियर सांसद है वहाँ के ईरान के, वो है हुसैन अली हाजी देली गानी। उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि हम अरागची के खिलाफ एक महाअभियोग लाने के लिए सबूत और ज़रूरी दस्तावेजों को जुटा रहे हैं। सही समय पर आने पर ये प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो अब क्या ये मान करके चले कि ईरान में विदेश मंत्री अरागची के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव की तैयारी हो रही है? उनको क्यों हटाया जा रहा है? इससे क्या ईरान को फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस पर भी बात करने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ यह हो रहा है कि ईरान में जो राष्ट्रपति हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनके अधिकारों में बड़ी कटौती करने की खबरें भी सामने आ रही है। कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की तरफ से सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े जितने भी अहम मामले हैं उनमें राष्ट्रपति की भूमिका को सीमित कर दिया गया है। राष्ट्रपति के पावर जो हैं वो कंट्रोल हो गए हैं और इसका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, उस पर आगे की बात है। लेकिन फ़िलहाल जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हो, चाहे परमाणु कार्यक्रम हो या फिर अमेरिका से बातचीत जैसे बड़े मुद्दे, जैसे मैंने आपको कहा था कि अब इस्लामिक फोर्स यानी IRGC जो है उसके कमांडर जो हैं वो अहमद वाहिदी का अंतिम फैसला होगा। IRGC अभी तक जो बातचीत जिस हवाले से हो रही थी, जिस चैनल से हो रही थी ईरान में, वो अभी तक राष्ट्रपति के हवाले से हो रही थी। विदेश मंत्री अरागची, राष्ट्रपति, इन सब का जो सम्मिलित निर्णय हो रहा था, इनसे पूछ के हो रहा था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की जो ताकत है उसको सीमित कर दिया गया है। पावर कहाँ गया ईरान में? अब ईरान में जो इस्लामिक फोर्स है IRGC वो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। तो सुप्रीम लीडर जो चाहेंगे राष्ट्रपति से इतर, उनका फैसला मान्य होगा।
अब आप जान लीजिए कि इस आईआरजीसी के जब हम इतनी चर्चा इसकी हो रही है तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार इस आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ कौन है, कौन आईआरजीसी जो इस्लामिक फोर्स जिसका बार बार जिक्र आता है उसको कौन चलाता है। तो आईआरजीसी के जो कमांडर इन चीफ हैं वो हैं अहमद वाहिदी। अहमद वाहिदी कौन है? अहमद वाहिदी का जन्म है वो 27 जून 1958 को हुआ था ईरान के ही शिराज इलाके में, और सैन्य अधिकारी के तौर पर इनके करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद आईआरजीसी के ये वरिष्ठ कमांडर बने हैं। 1988 के अंदर जब कुद्स फोर्स का गठन हुआ, जब कुद्स फोर्स के ये पहली बार कमांडर बने, पहले कमांडर थे कुद्स फोर्स के, तो इनको एक लंबा अनुभव है सैन्य ताकतों का, जो सैन्य ऑपरेशंस हैं उनका। 2009 से 2013 तक ये ईरान के रक्षा मंत्री रह चुके हैं अहमद वाहिदी, जो फिलहाल आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ है। और कमांडर इन चीफ रिपोर्ट करते हैं सीधे सुप्रीम लीडर को, चूँकि 2021 से लेकर के 2024 तक देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो इनकी पकड़ गृह मामलों के साथ साथ सेना और विदेश मामलों में भी है। इसके अलावा मार्च 2016 से मार्च 2026 में जब इनको आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ के पद पर इनको नियुक्त किया गया था, इसके बाद से लगातार ये आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ है। लेकिन विवाद क्या हुआ, देखिए इनके काल के अंदर कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं, जिसमें 1994 में ब्यूनस आयर्स एएमआईए बम धमाके में इनका नाम आया था। इसके साथ साथ इंटरपोल का रेड नोटिस भी इनके खिलाफ जारी है। विदेश में इनकी छवि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी छवि जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। अब जब सारे के सारे कमांड आईआरजीसी में आ गए हैं, तब क्या बातचीत उसी तरीके से होगी जैसे पहले हो रही थी, या फिर अमेरिका को इसका और ज़्यादा दबाव झेलना पड़ेगा? ये अलग अलग तरह से कहा जा रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटे में आप देखिए कि अमेरिका ईरान को लेकर क्या क्या हुआ है, क्योंकि अमेरिका ईरान की जो वार्ता कहाँ होनी है, कब होनी है, कैसे होनी है, इसको लेकर के अभी तक जगह तय नहीं हुई है, समय भी इसका तय नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच में चूँकि ये प्रस्तावित बातचीत जिसको लेकर के अब ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि उधर अमेरिका भी ढीला पड़ा है, इधर ईरान ने भी कुछ कहा है, तो ये अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से बातचीत का दौर शुरू होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पाकिस्तान और कतर संभावित मेज़बान देशों के तौर पर चर्चा में हैं और दोनों देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और कतर जो पहले भी बातचीत का एक हिस्सा रहे थे मध्यस्थता के तौर पर, और अभी भी ये माना जा रहा है कि ये दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि मध्यस्थता में इनकी बातचीत हो। क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ईरान की रणनीति क्या है, इस पर एक बड़ी बात सामने आई है कि ईरान में अब रणनीति अपनी बदल दी गई है। ईरान की तरफ से एक रणनीति का हिस्सा यह बताया जा रहा है कि ईरान अब नहीं चाहता है कि जंग बढ़े, बल्कि ईरान क्या चाहता है, ईरान चाहता है कि अमेरिका पर दबाव बढ़े। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो आईआरजीसी के पास जितनी पावर आई है, उधर राष्ट्रपति को लेकर के भी चर्चाएं उनके अधिकार सीमित किए गए हैं। इधर विदेश मंत्री अरागची जो लगातार सक्रिय थे, बातचीत कर रहे थे, उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है। तो ये अंदर खाने कहीं ना कहीं असंतोष तो है। लेकिन इन सब के बीच ईरान की कोशिश ये है कि वो जंग नहीं हो, और बातचीत जब अमेरिका से हो तो अमेरिका के खिलाफ एक दबाव ईरान का वो होना चाहिए, इसको लेकर कोशिश की जाती है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट से करिए कि ईरान अब सीधी सैन्य जीत की ओर नहीं सोच रहा है, वो इसके बजाय समुद्री व्यापार की तरफ सोच रहा है। तेल आपूर्ति कैसे सुगम हो, उसको कैसे फ़ायदा हो, उस पर सोच रहा है, और अहम शिपिंग रूट्स पर दबाव बना करके अमेरिका और उसके जितने भी सहयोगी हैं उनकी लागत बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। ईरान ने यह दावा किया है कि हॉर्मुज पर जो वाहनों की आवाजाही हो रही है उस पर उन्होंने ये दावा करते कहा कि रीपर ड्रोन एक उड़ रहा था, उसको ईरान ने मार गिराने का दावा किया। रीपर ड्रोन क्या है भाई? रीपर ड्रोन जो है वो आईआरजीसी की तरफ से ये दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर MQ
9 का जो रीपर ड्रोन अमेरिका का है ये, और ये वहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर से जा रहा था, उन्होंने इसे मार गिराया। इस बात का दावा किया गया है, ये कहा जा रहा है कि ये ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इसको मार गिराया। हालांकि ये नहीं बताया कि ये ड्रोन किस देश का था, यहाँ पर क्यों उड़ रहा था, लेकिन ईरान ने कह दिया। लेकिन अभी इसके अंदर खाने इस तरह की चर्चाएं कि ये अमेरिका का ड्रोन हो सकता है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इसे लेकर कोई सीधा बयान अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि अब आगे इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि जो अमेरिका है वो ईरान पर दबाव बढ़ाने के अलग अलग विकल्प तलाश रहा है। दोनों देश क्या कर रहे हैं, दोनों देश अब लगता है कि जंग से थक चुके हैं। दोनों एक दूसरे पर रणनीतिक तौर पर कैसे दबाव बनाएं, इस पर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि अमेरिका अब जो इराक है वो ईरान जो अभी वो चाह रहा था, लेकिन अमेरिका भी यही चाह रहा है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उसमें ये कहा गया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो है उसने अपने जितने भी सैन्य विश्लेषक हैं उनसे ईरान के ऊपर और ज़्यादा दबाव बढ़ाने के लिए और उसे सज़ा देने के लिए नए सुझाव मांगे हैं कि भाई अब इसको कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि जितने भी जो अधिकारी हैं इसे एक असामान्य कदम बताया है। बार बार आप तो देख ही रहे हैं कि कैसे लगातार जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने बार बार धमकियां दी है। कभी हॉर्मुज को लेकर के धमकी दी है, कभी अलग अलग नेस्ता नाबूद करने के लिए, बड़े हमले करने को लेकर के भी धमकियां दी गई हैं। लेकिन इन सब के बीच एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ईरान के जितने भी नागरिक ठिकानों पर अगर हमला हुआ तो लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से धमकियां दे रहा है। अब अमेरिकी जो थिंक टैंक्स हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ईरान के नागरिक बुनियादी जो ढांचे पर हमला अगर करते हैं तो भीषण गर्मी में आम लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे बिजली घर हुआ या फिर आपका पानी को मीठा बनाने वाला प्लांट है, अगर इनको टारगेट किया गया तो सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ेगा आम आवाम पर, आम जनता पर। आम जनता किसी भी देश की परेशान होती है तो उसका शिकार होती है उसकी सरकार, और अमेरिका अब इसी रणनीति के तहत काम कर रहा है कि जो आम जनता की सहूलियत वाली बुनियादी सुविधाएं उनको नष्ट किया जाए, ताकि किसी सरकार के सामने एक आंतरिक तौर पर दबाव पैदा किया जा सके। ये एक अमेरिका की रणनीति हो सकती है। तो आने वाले दिनों में इस तरह के हमले देखे जा सकते हैं, जहां पर लोगों की सहूलियत वाले जगहों पर हमले किए जा सकते हैं, चाहे वो बिजली घर पे हो, चाहे पानी को मीठा करने वाले संयंत्रों पर हो, ताकि पीने के पानी का संकट आ जाए, बिजली का संकट आ जाए तो एक देश अपने अंदरूनी संकटों से निपटे या बाहरी शत्रुओं से, ये उसको डिसाइड करना पड़ता है, और फिर वो हर मोर्चे पर कमज़ोर होता चला जाता है। ये अमेरिकन्स की पुरानी एक रणनीति रही है जिसको वापस से वो यहाँ पर लागू करते हुए देखे जा सकते हैं, और कोशिश है कि आने वाले दिनों में वो इसे लागू करेंगे। लेकिन हूती क्या कह रहे हैं, सऊदी के नजरीन एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमले की बात सामने आ रही है। यमन के जो हूती विद्रोही हैं उनकी तरफ से ये दावा है कि उन्होंने सऊदी अरब के जो दक्षिणी शहर है नजरीन एयरपोर्ट, वहाँ पर एक संवेदनशील जो ठिकाना है उसको ड्रोन से अटैक किया गया। अब आप कहते हैं कि पूरी तरह से हमले रुक गए हैं, आपस की लड़ाई रुक गई है, तो वो अभी संभव होती हुई नज़र आ नहीं रही है। रोज़ाना यहाँ पर अपडेट्स हो रहे हैं। हूतियों की तरफ से एक बयान आया है, उन्होंने ये कहा कि यह हमला जो है वो सऊदी की तरफ से सादा और हज्जा प्रांत के ऊपर ड्रोन उड़ा करके यमन के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के जवाब में दिया गया है। अब जवाब में यमन सरकार की तरफ से भी एक दावा है जिसमें उन्होंने ये कहा कि हूतियों की जो बिछाई गई बारूदी सुरंग है वो फट गई है और उससे 4 लोगों की मौत हुई है। यमन सरकार की तरफ से दरअसल पश्चिमी होदे ईदाह प्रांत में एक घातक विस्फोट हुआ, उस पर बयान दिया गया, और इसके लिए ईरान से जुड़े हुए हूती जो विद्रोही हैं उनको यमन सरकार ने जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि बारूदी सुरंग में जो विस्फोट हुआ है उसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की जान गई है और 6 अन्य लोग घायल हैं। यमन सरकार ने यह आरोप लगाया है कि ये जो बारूदी सुरंग है वो हूती विद्रोहियों ने बिछाई थी, और हूतियों के अंधाधुंध माइंस यहाँ पर बिछाने से ये इलाका बड़े पैमाने पर ख़तरनाक बना हुआ है। लेकिन हॉर्मुज में क्या हो रहा है, क्योंकि हॉर्मुज में जितने भी जहाज है वहाँ पर ईरान का कंट्रोल बढ़ने की बात कही जा रही है। कैसे? क्योंकि ईरान और ओमान के बीच में जो हॉर्मुज स्टेट है वहाँ पर एक अस्थायी समुद्री व्यवस्था पर अब इन दिनों चर्चा चल रही है कि एक अस्थायी व्यवस्था ऐसी डेवलप की जाए ताकि जहाज़ों को कोई तरह की परेशानी ना आए। लेकिन
इस योजना के तहत इस स्ट्रेट से आने वाले सभी जो जहाज़ हैं वो ईरान के कंट्रोल में होंगे। ईरान का उन जहाज़ों पर पूरा कंट्रोल होगा। अब आपको मैं बता दूं कि ईरान में विदेश मंत्री अरागची को हटाने की तैयारी की बात हमने शुरुआत में की थी, जहां पर ईरान के कुछ सांसद, मैंने बताया था कि कैसे जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, उनको पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसे लेकर के बाकायदा एक सांसद ने यह भी कहा था कि हम जो विदेश मंत्री उनके खिलाफ महाभियोग को लेकर के सबूत जुटा रहे हैं, जैसे ये काम पूरा हो जाएगा, सही समय आएगा तो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन अब जो हाजी देलीगानी की तरफ से जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ युद्ध विराम के दौरान हुई बातचीत को लेकर के सवाल उठाए हैं। तो कुछ सांसदों ने ईरान की सरकार से नाराज़गी प्रकट की है। उन्होंने कहा कि इस समय बातचीत करना गलत था और उनके मुताबिक बातचीत की जो दोबारा शुरुआत है वो ही युद्ध की वजह बन सकती है। कुछ सांसदों का ये मानना है कि ये बातचीत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर कोई समझौता ईरान की संप्रभुता से समझौता करता है तो समुद्री इलाके के किसी भी हिस्से पर दूसरे देश का अगर नियंत्रण स्वीकार करता है तो वो संविधान के खिलाफ होगा। लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हॉर्मुज पर किसी का नियंत्रण होने देना नहीं चाहते हैं और ईरान में इसे लेकर एक व्यापक जो है वो चर्चा या अंदरूनी आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चल रहा है। इसी बीच खबर है कि हॉर्मुज में एक जहाज पर हमला हुआ और वहां पर एक नाविक अभी भी लापता बताया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर हालांकि अभी इसे लेकर कोई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर नहीं आई है, लेकिन हिजबुल्लाह के चीफ ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ईरान की अमेरिका पर जीत हो गई है। हिजबुल्लाह के जो चीफ है नईम कासिम, उनका बयान बड़ा चर्चाओं में है। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और इसराइल के साथ जब टकराव हुआ तो ईरान की जीत हुई। ये जो जानकारी है वो हिजबुल्लाह के समर्थक अल मयादीन नेटवर्क के हवाले से सामने आई। क्या कहा गया, नईम कासिम ने क्या कहा कि इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान इस टकराव में जीत हासिल कर चुका है। अब इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं बची कि संघर्ष में आखिरकार कौन जीता। तो सवाल तो यही था ना कि आखिरकार जीतेगा कौन, और इतने लंबे वक्त से जिस तरह से युद्ध चला आ रहा था, अब कुछ लोगों को इसे लेकर के संभावनाएं वापस से जगती हुई नजर आई कि दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि बातचीत का रास्ता निकलना इतना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये युद्ध आखिर कब तक चलेगा, हमें ज़रूर बताइए। और ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो आप इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।